तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, जो कि अध्याय 11 है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इस चैप्टर पे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फसल उत्पादन, तो फसल उत्पादन में क्या क्या आ जाता है। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादनों में सुधार, फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये सब अभी हम लोग सारे कुछ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बिना देरी के चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अध्याय 1 नजर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अध्याय 1 नजर में क्या है। तो सभी जीवित प्राणियों को अपने विकास एवं स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितना भी प्राणी होता है अपने विकास यानी कि उसको बड़ा होने के लिए और उसको स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी? भोजन की। और भोजन के द्वारा हमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को पूरा देखना और आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे तथा जानवर भोजन के मुख्य स्रोत है। ठीक है, हमारा जो भोजन है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। पेड़ से मिल सकता है, पौधे से मिल सकता है तथा जानवर से मिल सकता है। ठीक है, भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा है, जो लगातार बढ़ रही है, यानी कि अभी तो 125 करोड़ हो गया है। ठीक है, इन बढ़ती जनसंख्या में अन्न के उत्पादन के लिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता बढ़ाना अति आवश्यक है। भारत में 1904 में 1969 तक अन्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी, यानी कि 1996 के बाद 4 गुना फसल में क्या हुई? उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, फसल उत्पादन में, परंतु इसमें सुधार की अभी भी आवश्यकता है और फसल उत्पादन में अभी भी आवश्यकता है। देखो, कहीं पर कोई लगा रहा है तो कीड़ा जा रहा है या फिर बाढ़ से उचर जा रहा है। ठीक है, फसल की किस्मों में सुधार होने चाहिए, फसल उत्पादनों में प्रबंधन होना चाहिए, फसल सुरक्षा में प्रबंध होने चाहिए। इसके अलावा अधिक भूमि को खेती योग्य बनाना। अभी हम लोग तुमको कमेंट में ये बताना है कि हमारा भी कृषि मंत्री कौन है। ठीक है, इसका कमेंट में आंसर जरूर बताना। अब हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कार्यक्रम को नए देशों में अन्न उत्पादन बढ़ाने में चलाया गया। इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक, उपयुक्त सिंचाई, विकसित जाति के बीजों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि जो हमारे सिंचाई के लिए जो विकसित किया गया था, इसमें नई नई जाति का यानी कि नई नई प्रजाति का बीजों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, बीज का इस्तेमाल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति कार्यक्रम को भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया था, यानी कि दुग्ध का मतलब होता है कि दूध। तो श्वेत क्रांति क्यों चलाया गया था? दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य भारत को दूध के उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत सर्वश्रेष्ठ बने दूध के उत्पादन में। आइए समझ में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फसल उत्पादन में उन्नति। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो कौन कितने टाइप्स के क्रॉप रहते हैं? तो सबसे पहले आता है विच यील्ड, यानी कि फसलों के प्रकार जिनमें हम निम्नलिखित चीजें प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला होता है अनाज। हम सबसे पहले क्या प्राप्त करते हैं? अनाज प्राप्त करते हैं। तो इनमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि सम्मिलित है। ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमको किससे मिलता है? गेहूं से, चावल से, मक्का से यानी कि मकई से तथा बाजरा से। आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं बीज। तो पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते। जैसे सेब का बीज, क्या हम लोग सेब के बीज को खाते हैं? नहीं खाते। तथा चेरी का बीज, क्या हम लोग चेरी के बीज खाते हैं? नहीं खाते। खाने वाले बीजों में अनाज, दालें,
बीज तथा मूंगफली ये सभी वसा प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। हम लोग कौन कौन सा बीज खाते हैं? दाल खाते हैं, और या फिर मूंगफली का बीज खाते हैं, या फिर हमें वसा प्रदान करता है ये सब। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं दालें। तो इसमें चना आ गया, मटर का दाल हो गया, काला चना हो गया, हरा चना हो गया, तथा मसूर का दाल, क्या बोलते हैं उसको, दाल हो गया, मसूर का दाल। नाम तो सुने होंगे, खाए भी होंगे। तो हमें प्रोटीन प्रदान करता है ये सब। दाल जो है हमारा क्या करता है? प्रोटीन पैदा करता है। ठीक है, प्रोटीन पैदा करता है। आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं आगे। चौथा नंबर में है सब्जियां, मसाले व फल। ठीक है, चौथा नंबर में क्या है? सब्जियां। तो यह हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करता है। विटामिन और खनिज लवण प्रदान करता है, जैसे सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज। सब्जी जैसे पालक, पत्तेदार सब्जियां, मूली, मसाले जैसे मिर्च, काली मिर्च, चारा फसल, जई, सुड़ान, घास, पशुधन के चारों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे सब्जी का फोटो देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग देखेंगे फसल चक्र। तो फसल चक्र क्या है? तो देखो, सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र करने के लिए अलग अलग परिस्थितियां, तापमान तथा अलग अलग दीप्ति काल, यानी कि दीप्ति काल का मतलब होता है सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। सभी फसल को उगने के लिए किसकी जरूरत होती है? सूरज की रोशनी का जरूरत होती है। फसलों के मौसम दो प्रकार का होता है, एक होता है खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खरीफ फसल को देखते हैं। तो ये फसल बरसात के मौसम में उगती है। खरीफ फसल अगर पूछेगा कि कब उगती है, तो बरसात के मौसम में उगती है। ठीक है, जून से अक्टूबर तक। कब से कब तक? जून से अक्टूबर तक। ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जरूर पूछेगा, तो ये चीज याद कर लेना तुम लोग। अब देखते हैं हम लोग दूसरा में है रबी फसल। तो ये फसल नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती है, यानी कि नवंबर से अप्रैल तक बोल रहा है। यानी कि रबी का मतलब हो गया कि ठंडा। ठीक है, यानी ठंडा का दिन में। तो इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें आ जाता है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। रबी फसल है। ठीक है, क्या है? रबी फसल, यानी कि जो ठंडा का दिन में बोया जाता है उसे हम रबी कहेंगे, और जो गर्मी का दिन में बोया जाता है उसे हम खरीफ कहेंगे। क्या कहेंगे? खरीफ कहेंगे। आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो फसल की किस्मों में सुधार। सबसे पहले फसल की किस्मों में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। फसल उत्पादन में प्रबंधन होना चाहिए। फसल सुरक्षा प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पे तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है फसल की किस्मों में सुधार। तो फसल की किस्मों में सुधार के कारक है अच्छे और स्वस्थ बीज। ठीक है, क्या क्या है? अच्छे और स्वस्थ बीज अगर किसान बोएगा तो हमको अच्छा सब्जी भी मिलेगा। ठीक है, संस्करण। तो विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बीज संकरण करके उत्पन्न गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण करते हैं। ठीक है, जिसे संकरण का मतलब होता है, कलमी आम का आप लोग नाम सुने होंगे। तो कलमी आम क्या होता है? कलमी आम ये होता है कि छोटा ही पेड़ से बड़ा बड़ा आम देने लगता है। ठीक है, उसको कलमी आम बोलते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने के कारक। तो उच्च उत्पादन। तो प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। दूसरा में है उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों में संरक्षण की महत्वपूर्ण होती है। आगे समझ में। जैविक तथा जैविक प्रतिरोधक। ठीक है, जैविक रोग कीट तथा, अब सबसे पहले हम देखते हैं जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधक। तो जैविक यानी कि रोग कीट तथा नेमिटोड, तथा अजैविक सूखा, साक्षरता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडक, पाला परिस्थितियों में कारण फसल उत्पादन कम हो सकते हैं। परिस्थितियों के कारण क्या होता है? फसल उत्पादन कम हो जाएगा। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। आगे समझ में। तो ये सब
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सब स्किप करता हूँ। फसल उत्पादन में सुधार, तो ये चीज यहाँ पे देख लें कि किसानों के द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिससे फसल के उत्पाद में वृद्धि होती है, वही निम्न है। पोषक प्रबंधन, सिंचाई, फसल को उगाने के तरीके या फसल पैटर्न होना चाहिए। आ गया समझ में। और अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? पोषण प्रबंधन। तो दूसरे जीवों की तरह पौधों की भी वृद्धि है तो कुछ तत्वों यानी कि पोषण पदार्थों के ही उन्हें ही पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा 13 पोषक तत्व होते हैं। 13 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। सोर्स का मतलब होता है कि आधार, जहां से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं वो है हवा। हवा से क्या होता है? पोषक पदार्थ। तो हमारा पोषक मिलता है पानी और मिट्टी, ठीक। आइए समझ में। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। खाद, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं टेलीग्राम पर नोट्स दे दूंगा बना के, ठीक है। उर्वरक, तो यहाँ सब लोग उर्वरक भी पढ़ सकते हैं, सिंचाई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंचाई के तरीके हैं, उसके बाद ये फसल उगाने के तरीके हैं। तो इसका जो है क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए, सारा नोट्स प्रोवाइड जल्दी मिलेगा, ठीक। इसलिए प्रोवाइड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पशु का देखभाल है, उसके बाद बीमारी है, ठीक है। ये सब सारा कुछ क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा, बहुत इजी है। मैंने नोट्स बनाया है, बहुत इजी तरीका से बनाया है, ठीक है। बुक से बिल्कुल भी अलग है। मछली उत्पादन है हमारा, मछली से भी क्या मिलता है, ये रोहू मछली है, ये ग्रास क्राप है, कॉमन ग्राफ है, ये मर्गियल है। तो ये सब हमारा पोषक तत्व मिलता है, ठीक है, खाद्य मिलता है, ठीक है। स्रोत मछली पालन है, समुद्री मछली है, सबसे हमारा क्या है, भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। एपियरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शहद है, शहद भी हमारा भोजन प्राप्त होता है, ठीक। आगे समझ में। यहाँ पे अब आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर क्वेश्चन में एक दिन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।